नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया में एक काफी दिलचस्प मामले पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है, जीएम शाहुल हमीद बनाम जयंती आर हेगड़े। हमारे पास इस केस से जुड़े दस्तावेज हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो 2024 7 SCR 316 और 2024 INSC 493 में रिपोर्ट हुआ है। जी हाँ, और आज हम इन्हीं दस्तावेजों को खंगालेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि अगर कोई अदालत मान लीजिए गलती से किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को सबूत मान लेती है जिस पर पूरा स्टैम्प शुल्क नहीं लगा है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी कम है, बिल्कुल, और उसे बाकायदा प्रदर्श यानी एग्जिबिट के तौर पर रिकॉर्ड पर भी ले लेती है, तो क्या बाद में कोर्ट को ये एहसास होने पर कि अरे इस पर तो स्टैम्प कम था, अपनी इस प्रक्रिया को, इस मार्किंग को रद्द करने का अधिकार है? ये सुनने में तो काफी टेक्निकल प्रक्रियात्मक सा लगता है तो प्रक्रियात्मक, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है मुकदमे के नतीजे पर भी और ये समझने पर भी कि कानूनी प्रक्रिया कैसे काम करती है या करनी चाहिए। बिल्कुल, कहते हैं ना, प्रक्रिया कई बार न्याय की आत्मा होती है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी पृष्ठभूमि से। ये मामला आखिर शुरू कैसे हुआ, क्या था कॉन्टेक्स्ट? जी, तो इस कहानी के केंद्र में है एक जमीन, एक प्रॉपर्टी और उसको लेकर दो अलग अलग बिक्री के दावे। अच्छा। हाँ, एक तरफ है अपीलकर्ता जीएम शाहुल हमीद और दूसरी तरफ है प्रतिवादी जयंती आर हेगड़े। हुआ ये कि इस एक ही संपत्ति के लिए दो अलग अलग बिक्री विलेख यानी सेल डीड्स सामने आ गए। एक ही जमीन और दो सेल डीड, ये तो क्लासिक केस लगता है विवाद का। हाँ, कुछ वैसा ही। पहला बिक्री विलेख है 3 अक्टूबर 2003 का। इसे बनाया था बी रमेश हेगड़े ने अपनी पत्नी यानी प्रतिवादी जयंती आर हेगड़े के नाम पर। पति ने पत्नी के नाम जमीन की। हाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये सेल डीड एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब जीपीए के आधार पर की गई थी। अच्छा, जीपीए के बेस पर? जी, और ये जीपीए कथित तौर पर एक प्रवीण शेट्टी नाम के व्यक्ति ने बी रमेश हेगड़े को दी थी। ओके, तो मतलब जमीन शायद प्रवीण शेट्टी की थी, उन्होंने रमेश हेगड़े को पावर दी उसे बेचने की और रमेश हेगड़े ने फिर अपनी पत्नी जयंती के नाम कर दी। यही हुआ? हाँ, मोटे तौर पे यही तस्वीर बनती है पहले सेल डीड से। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। इसके ठीक 5 दिन बाद 8 अक्टूबर 2003 को, 5 दिन बाद ही? जी हाँ, सिर्फ 5 दिन बाद उसी प्रवीण शेट्टी ने उसी जमीन का एक और बिक्री विलेख कर दिया, इस बार अपीलकर्ता यानी जीएम शाहुल हमीद के नाम पर। अरे वाह, मतलब प्रवीण शेट्टी ने एक ही जमीन एक तरह से दो अलग अलग लोगों को बेच दी या बेचने की प्रक्रिया में शामिल रहे। यहाँ से तो फिर पक्का झगड़ा शुरू हुआ होगा। निश्चित रूप से। इसके बाद तो फिर दोनों पार्टियों ने, शाहुल हमीद ने भी और जयंती हेगड़े ने भी, सिविल कोर्ट में मुकदमे दायर कर दिए एक दूसरे की सेल डीड को कैंसिल करवाने के लिए। मतलब दोनों कह रहे थे कि हमारी सेल डीड असली है, दूसरी वाली नकली या अवैध है। बिल्कुल, हर कोई अपना दावा जता रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा दारोमदार, सारा फोकस उस पहली वाली जीपीए पर आ गया। बिल्कुल सही, जिसके आधार पर जयंती हेगड़े के पति ने उनके नाम जमीन की थी। एकदम सही। अगर वो जीपीए ही सवालों के घेरे में आ जाए तो जयंती हेगड़े का दावा कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही बना विवाद का असली मुद्दा। जब जयंती हेगड़े वाला मुकदमा मैंगलोर की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तो गवाही हुई। गवाही के दौरान उनके पति बी रमेश हेगड़े ने वो 16 सितंबर 2003 वाली जीपीए अदालत में पेश की। और यहीं पर स्टैम्प ड्यूटी वाली बात आई होगी फिर। एग्जैक्टली, यहीं पर। जब ये जीपीए पेश की गई 6 जून 2010 को, तो अपीलकर्ता यानी शाहुल हमीद के वकील साहब, या शायद उनके जूनियर वकील थे, उन्होंने उस वक्त कोई आपत्ति नहीं जताई। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, खासतौर पर इस बात पर कि भाई इस जीपीए पर कर्नाटक स्टैम्प एक्ट के हिसाब से पूरा स्टैम्प शुल्क नहीं लगाया, सिर्फ 100 रुपए, जबकि ये प्रॉपर्टी बेचने की पावर दे रही थी। ये तो वाकई बहुत कम लगता है। लेकिन अगर वकील ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो कोर्ट ने क्या किया? अब क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन सामने नहीं आया तो ट्रायल कोर्ट ने, जो मैंगलोर की एडिशनल सीनियर सिविल जज I3 की कोर्ट थी, उन्होंने उस जीपीए को सबूत के तौर पे स्वीकार कर लिया। अच्छा। और उसे प्रदर्शन संख्या P2, एग्जिबिट P2 के रूप में मार्क कर दिया। ये कोर्ट का तरीका होता है किसी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर लेने का। ये सब हुआ 6 जून 2010 को। उस वक्त लगा कि ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अब केस का हिस्सा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शांति ज्यादा देर टिकी नहीं होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा इसके बाद। बिल्कुल नहीं टिकी। अगली ही सुनवाई पर, मतलब 25 जून 2010 को, अपीलकर्ता के वकील साहब हरकत में आए।
उन्होंने 2 अंतरिम आवेदन, जिन्हें हम इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस या IAS कहते हैं, वो फाइल की। अच्छा, बीच में है ना? केस चलते हुए? हाँ, ये अर्जियां मुख्य मुकदमे के दौरान ही किसी खास मुद्दे पर कोर्ट से आदेश या निर्देश मांगने के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है। तो इन अर्जियों में क्या मांगा गया था, क्या कहा उन्होंने? पहली अर्जी थी IA नंबर 90। इसमें कहा गया कि कोर्ट अपने 6 जून वाले आदेश का रिव्यू करे, उसे दोबारा देखे, जिस आदेश से GPA को सबूत में लिया गया था। रिव्यू पिटिशन एक तरह से। हाँ, उसी तरह के। और दूसरी अर्जी थी IA नंबर 10। इसमें मांग की गई कि उस GPA को जब्त किया जाए, इम्पाउंड किया जाए। इम्पाउंड क्यों? तर्क ये दिया गया कि ये GPA किसी तीसरे पक्ष यानी रमेश हेगड़े को प्रॉपर्टी बेचने की पावर दे रही थी। इसलिए कर्नाटक स्टैंप एक्ट 1957 की धारा 41 EB के तहत इस पर अच्छा खासा स्टैंप शुल्क लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा है। ये सिर्फ 100 रुपए के स्टैंप पर है, इसलिए ये कानूनन अधूरा है, इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है। बाप रे, ये तो बड़ा कदम था। मतलब वो कह रहे थे कि कोर्ट ने जो दस्तावेज ऑलरेडी सबूत मान लिया है, उससे अब वापस ले और जब्त करे। इस पर जयंती हेगड़े यानी प्रतिवादी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जोरदार विरोध किया। जाहिर है, उनका मेन आर्गुमेंट स्टैंप एक्ट की धारा 35 पर टिका था। धारा 35 वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि एक बार अगर कोई दस्तावेज सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है, एडमिट हो गया है, तो बाद में उसी मुकदमे में उसी स्टेज पर या बाद की स्टेज पर स्टैंप शुल्क की कमी के आधार पर उसकी एडमिसिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मतलब एक बार अंदर तो अंदर। अच्छा, तो उनका कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी है, चिड़िया छुप गई खेत। हाँ, एक तरह से यही। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता को अगर कोई दिक्कत थी भी तो उनके पास एक्ट की धारा 58 के तहत शायद कोई रेमेडी हो सकती थी हाईकोर्ट वगैरह में, लेकिन ट्रायल कोर्ट में अभी अर्जी नहीं चल सकती। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कानूनी पैच है। एक तरफ कम स्टैंप वाला डॉक्यूमेंट, दूसरी तरफ नियम की एक बार एडमिट हो गया तो हो गया। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया इस मुश्किल सिचुएशन में, क्या फैसला सुनाया? ट्रायल कोर्ट में 19 अक्टूबर 2010 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा कुछ हद तक चौंकाने वाला फैसला दिया। कोर्ट ने अपीलकर्ता की दोनों अर्जियों को मान लिया, स्वीकार कर लिया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कोर्ट ने अपनी ही पिछली कार्रवाई को गलत माना? हाँ, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ माना कि जब 6 जून 2010 को GPA को एग्जिबिट P2 मार्क किया गया था, उस समय कोर्ट ने इस पर अपना जुडिशियल माइंड यानी न्यायिक विवेक ठीक से अप्लाई नहीं किया था। मतलब बस मैकेनिकली मार्क कर दिया था। उन्होंने खुद ये बात मानी? जी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि हो सकता है अपीलकर्ता के वकील साहब उस समय किसी और कोर्ट में बिजी होने की वजह से फौरन ऑब्जेक्शन न कर पाए हों। तो कोर्ट ने माना कि उनसे एक प्रक्रियात्मक चूक हुई थी। फिर आगे क्या निर्देश दिया? कोर्ट ने न सिर्फ अपनी चूक मानी बल्कि उसे सुधारा भी। उन्होंने प्रतिवादी यानी जयंती हेगड़े को निर्देश दिया कि वह उस GPA पर जो भी स्टैंप ड्यूटी बनती है, जो कम है, उसे पेनल्टी के साथ जमा कराएं। अच्छा, डेफिसिट स्टैंप ड्यूटी और पेनल्टी भरने को कहा? जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा कि ये आदेश वो सिविल प्रोसीजर कोड यानी CPC 1908 की धारा 151 के तहत दे रही है। धारा 151 CPC, ये तो इनहेरेंट पावर्स वाली धारा है ना? बिल्कुल। ये धारा अदालत को न्याय करने और अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ अंतर्निहित शक्तियां देती है। कोर्ट का मानना था कि उनसे अनजाने में जो गलती हुई है उसे ठीक करना न्याय के हित में है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो उसे ठीक कर सकते हैं। ये तो ट्रायल कोर्ट का बहुत बोल्ड स्टेप लगता है, अपनी ही प्रक्रिया पर सवाल उठाना और उसे करेक्ट करना। लेकिन क्या प्रतिवादी जयंती हेगड़े ने इसे मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं माना। उन्हें लगा कि ट्रायल कोर्ट ने स्टैंप एक्ट की धारा 35 का साफ उल्लंघन किया है, कि कोर्ट ऐसा कर ही नहीं सकती थी। इसलिए वो इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट चली गई। अच्छा, मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जी। और हाईकोर्ट का इस पर क्या रुख रहा? क्या उन्होंने ट्रायल कोर्ट के तर्क को सही माना कि भाई गलती हुई तो सुधार सकते हैं? हाईकोर्ट का नजरिया बिल्कुल उलट था। उन्होंने 26 सितंबर 2011 को अपना फैसला सुनाया और ट्रायल कोर्ट के 19 अक्टूबर 2010 वाले आदेश को रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? क्यों? हाईकोर्ट ने कहा कि स्टैंप एक्ट की धारा 35 बहुत साफ है। एक बार दस्तावेज सबूत में एडमिट हो गया, मार्क हो गया, चाहे गलती से ही क्यों ना हुआ हो, अब ट्रायल कोर्ट उसी मुद्दे पर दोबारा विचार नहीं कर सकती। वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने तो स्पेसिफिकली कहा था कि उन्होंने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया था, बिना सोचे समझे मार्क कर दिया था।
क्या हाईकोर्ट ने इस बात को वजन नहीं दिया? हाईकोर्ट ने इस पॉइंट को उस तरह नहीं देखा। उन्होंने माना कि भाई डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट मार्क किया गया, जज साहब ने साइन किए, तो सीपीसी के ऑर्डर 13 रूल 4 की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो गई, इतना काफी है। अच्छा। उनके हिसाब से अब अगर अपीलकर्ता को आपत्ति थी भी तो उनके लिए एकमात्र रास्ता स्टैंप एक्ट की धारा 58 वाला था। धारा 58 वो क्या है? धारा 58 ये कहती है कि अगर निचली अदालत किसी दस्तावेज को सही स्टैंप वाला मानकर एडमिट कर लेती है तो हायर अथॉरिटी जैसे हाई कोर्ट या डिप्टी कमिश्नर बाद में उस आदेश पर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को उस रास्ते जाना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट खुद अपनी प्रक्रिया नहीं पलट सकती थी। तो अब हमारे पास दो एकदम विपरीत फैसले हो गए। ट्रायल कोर्ट कह रही है हमसे गलती हुई, हम धारा 151 में सुधार सकते हैं। हाई कोर्ट कह रही है नहीं, धारा 35 रोकती है, आप नहीं सुधार सकते, धारा 58 का रास्ता अपनाओ। बिल्कुल, सिचुएशन बिल्कुल यही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना तो फिर लाजमी ही था। निश्चित रूप से अपीलकर्ता शाहुल हमीद अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बड़ा केंद्रीय प्रश्न था, क्या एक ट्रायल कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स सीपीसी धारा 51 का इस्तेमाल करके किसी कम स्टाम्प वाले दस्तावेज को सबूत मानने की अपनी प्रक्रियाओं को रद्द कर सकती है, खासकर तब जब उसने खुद माना हो कि एडमिट करते समय उसने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया था? या फिर धारा 35 का बार, वो रोक यहां भारी पड़ेगी? ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है प्रोसीजर और जस्टिस के बीच का। सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? उन्होंने किन कानूनी प्रावधानों पर सबसे ज्यादा जोर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका स्टैंप एक्ट 1957 के जो रेलेवेंट प्रोविजंस थे उनका बहुत गहरा विश्लेषण किया। सबसे पहले उन्होंने धारा 33 पर ध्यान दिया। धारा 33 जी, ये धारा कहती है कि हर व्यक्ति जिसे कानूनन सबूत लेने का अधिकार है, जैसे अदालतें, उसका ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि वो अपने सामने पेश किए गए हर उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट, दस्तावेज की जांच करे। जांच करे क्या? कि उस पर कानून के मुताबिक पूरा स्टैंप लगा है या नहीं, और अगर उसे लगता है कि स्टैंप पूरा नहीं है तो उसे जब्त कर ले, इम्पाउंड कर ले। अच्छा, ये कोर्ट की ड्यूटी है? हाँ, और खास बात यह है कि ये ड्यूटी तब भी है जब दूसरी पार्टी ने कोई आपत्ति न भी उठाई हो। कोर्ट को खुद ही ये देखना है। ये महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ पार्टियों का आपसी मामला नहीं है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, क्योंकि ये राज्य के रेवेन्यू से भी जुड़ा मामला है। फिर कोर्ट ने धारा 34 को देखा। वो सीधे सीधे कहती है कि जिस दस्तावेज पर सही स्टैंप न लगा हो उसे किसी भी मकसद के लिए सबूत के तौर पर एडमिट नहीं किया जाएगा। ये एक तरह का एम्बार्गो है, रोक है। ठीक है। और फिर वो धारा 35 जिस पे सारा झगड़ा था। हाँ, अब आते हैं धारा 35 पे। वो कहती है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सबूत में एडमिट कर लिया गया है तो फिर उसी मुकदमे में बाद में उसकी एडमिसिबिलिटी पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि उस पर स्टैंप ठीक से नहीं लगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एडमिट कर लिए जाने वाले फ्रेज पर, इस वाक्यांश पर बहुत जोर दिया। एडमिट कर लिए जाने पर, इसका क्या मतलब निकाला कोर्ट ने? यहीं पर न्यायिक निर्धारण यानी जुडिशियल डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 35 का जो प्रोटेक्शन है वो कवच के एक बार एडमिट होने के बाद सवाल नहीं उठेगा। वो केवल तभी मिलता है जब दस्तावेज को एडमिट करने का फैसला एक सचेत न्यायिक निर्धारण के बाद लिया गया हो। सचेत न्यायिक निर्धारण मतलब ये कि कोर्ट ने वाकई उस मुद्दे पर विचार किया हो कि स्टैंप ड्यूटी पूरी है या नहीं, या इस पर ऑब्जेक्शन है तो उसका क्या करना है, और फिर सोच समझकर उसे एडमिट करने का फैसला किया हो। सिर्फ मैकेनिकली बिना दिमाग लगाए किसी दस्तावेज पर एग्जिबिट नंबर डाल देना न्यायिक निर्धारण नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर देना काफी नहीं है, कोर्ट को माइंड अप्लाई करना होगा। एग्जैक्टली। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सिर्फ इसी केस में कही या ये पहले से स्थापित सिद्धांत है? नहीं, ये कोई नई बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने लैंडमार्क फैसलों का हवाला दिया, जैसे जावर चंद बनाम पुखराज सुराना का 1962 का केस और राम रतन बनाम बजरंग लाल का 1978 का केस। इन केसेस में भी यही कहा गया था कि अगर किसी दस्तावेज को महज रूटीन में या ये कहकर कि ऑब्जेक्शन बाद में सुनेंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन, बिना स्टाम्प के मुद्दे पर एक्टिवली विचार किए मार्क कर दिया गया है तो उसे कानूनी तौर पर एडमिटेड इन एविडेंस नहीं माना जाता। ओके। और ऐसे में धारा 35 या पुरानी इंडियन स्टैंप एक्ट की धारा 36 का जो बार है वो लागू नहीं होती।
तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को कैसे देखा जिसमें उन्होंने खुद माना था कि उन्होंने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया था? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस आत्मूल्यांकन को, इस फाइंडिंग को बहुत वजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने 19 अक्टूबर 2010 के आदेश में यह बात साफ तौर पर स्वीकार की थी कि जीपीए को मार्क करते समय उनसे चूक हुई, उन्होंने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया। ये कोई बाद में बनाई गई कहानी नहीं थी, ये ट्रायल कोर्ट का अपना निष्कर्ष था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यह न्यायिक निर्धारण का मामला था ही नहीं। वो जो एडमिशन हुआ था वो प्रॉपर एडमिशन था ही नहीं। तो अगर न्यायिक निर्धारण हुआ ही नहीं तो धारा 35 लागू नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल कोर्ट उस दस्तावेज की एडमिसिबिलिटी पर दोबारा विचार कर सकती थी, उसे सुधार सकती थी। सही समझे आप, क्योंकि धारा 35 का जो रोड़ा था वो रास्ते से हट गया। इसलिए ट्रायल कोर्ट के पास अपनी गलती सुधारने का रास्ता खुला था। और यहीं पर सीपीसी की धारा 151 यानी कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स का रोल आता है। हाँ, धारा 151 जिसका इस्तेमाल ट्रायल कोर्ट ने किया था अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस्तेमाल को सही ठहराया। बिल्कुल सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट शक्तियों का एकदम सही, उचित और न्यायसंगत प्रयोग किया था। ऐसा करके ट्रायल कोर्ट ने न केवल एक संभावित अन्याय को रोका, बल्कि कोर्ट की अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग यानी अब्यूज ऑफ प्रोसेस को भी ठीक किया। कैसे दुरुपयोग? भाई, कोर्ट अनजाने में ही सही स्टैम्प कानून को उल्लंघन करते हुए एक दस्तावेज को स्वीकार कर बैठी थी। इसे ठीक करना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय करना और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना ही तो धारा 151 का मूल उद्देश्य है, और ट्रायल कोर्ट ने वही किया। और उस धारा 58 का क्या हुआ जिसे हाईकोर्ट ने एकमात्र रास्ता बताया था? अपीलकर्ता को हाईकोर्ट या डिप्टी कमिश्नर के पास जाना चाहिए था, ये वाला तर्क सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि धारा 58 यहां लागू ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि धारा 58 तब पिक्चर में आती है जब निचली अदालत ने बाकायदा सोच समझकर ये तय करके आदेश दिया हो कि हाँ, ये दस्तावेज ड्यूली स्टैम्प्ड है या इस पर स्टैम्प की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने तो शुरू में ऐसा कोई फैसला दिया ही नहीं था। उसने तो बस, जैसा हमने कहा, बिना माइंड अप्लाई किए उसे मार्क कर दिया था। तो जब कोई ऐसा निर्धारण वाला आदेश था ही नहीं, तो धारा 58 के तहत अपील या रिवीजन का सवाल ही नहीं उठता था। समझ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में राज्य के रेवेन्यू और कानूनों के सही पालन पर भी काफी जोर दिया है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था उनके निर्णय का। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि स्टैम्प एक्ट जैसे कानून सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये राज्य के राजस्व, रेवेन्यू के लिए महत्वपूर्ण है। अदालतों का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो धारा 33 जैसी धाराओं को सीरियसली लें। धारा 33 यानी इम्पाउंड करने वाली ड्यूटी? जी। कोर्ट ये सुनिश्चित करें कि सरकारी खजाने को नुकसान न हो, सिर्फ इस तकनीकी आधार पर कि अरे, एक बार गलती से एडमिट हो गया तो हो गया। तम स्टैंप वाले दस्तावेजों को नजरअंदाज करना कानून बनाने वालों की मंशा के खिलाफ होगा। ये स्टैंप कानूनों की अहमियत को कम करेगा। कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वे कानून की सैंक्टिटी, उसकी पवित्रता बनाए रखें। बिल्कुल सही। तो इन सब तर्कों और विश्लेषण के बाद सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? फाइनल वर्डिक्ट? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया, यानी रद्द कर दिया, और ट्रायल कोर्ट का जो 19 अक्टूबर 2010 वाला आदेश था उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया, रिस्टोर कर दिया। अच्छा, मतलब ट्रायल कोर्ट का फैसला सही माना गया? जी हाँ। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रतिवादी जयंती आर हेगड़े को अब उस जीपीए पर जो भी बकाया स्टैंप शुल्क है और उस पर जो पेनल्टी बनती है वो चुकानी होगी, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने शुरू में आदेश दिया था। तभी उस जीपीए को मुकदमे में आगे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इस पूरी कानूनी कश्मकश का, इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? अगर हमें एक लाइन में समझना हो तो मुख्य बात क्या है? व्हाट्स द की टेक अवे? सार ये है कि अदालती प्रक्रिया में फाइनलिटी यानी अंतिमता महत्वपूर्ण है, लेकिन वो न्याय और कानून के सही पालन से ऊपर नहीं है। खासकर जब स्टैंप ड्यूटी जैसे कानूनों का सवाल हो जो रेवेन्यू से जुड़े हैं, तो अदालतों का कर्तव्य है कि वो ज्यादा सतर्क रहें। धारा 33। और अगर अदालत से अनजाने में कोई चूक हो जाती है और वो बिना जुडिशियल माइंड अप्लाई किए, बिना सोचे समझे किसी कम स्टैंप वाले दस्तावेज को सबूत मान लेती है, तो स्टैंप एक्ट की धारा 35 उसे अपनी गलती सुधारने से नहीं रोकती। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में अदालत अपनी इनहेरेंट पावर्स सीपीसी धारा 151 के इस्तेमाल करके उस गलती को ठीक कर सकती है, और करना भी चाहिए। धारा 35 का जो प्रोटेक्शन है वो तभी मिलेगा जब डॉक्यूमेंट को एडमिट करने का फैसला एक वास्तविक न्यायिक निर्धारण के बाद लिया गया हो, सिर्फ रूटीन मार्किंग पर नहीं। ये वाकई अदालती प्रक्रिया की बारीकियों
और न्याय के बड़े उसूलों के बीच के संतुलन को बहुत अच्छे से समझाता है। बहुत ही दिलचस्प मामला और फैसला। निश्चित रूप से। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है ना, कि अदालती कार्रवाई में ये जो प्रक्रियात्मक नियम है, जैसे धारा 35 का नियम कि एक बार एडमिट हो गया तो सवाल नहीं उठेगा, जो स्थिरता लाते हैं, और दूसरी तरफ न्याय के व्यापक सिद्धांत है, जैसे सच सामने लाना, कानून का सही पालन सुनिश्चित करना, अनजाने में हुई गलतियों को सुधारना, राज्य के हितों की रक्षा करना, इनके बीच सही संतुलन कहाँ है? क्या प्रक्रियात्मक चूक को सुधारने की अदालत की शक्ति की कोई सीमा होनी चाहिए ताकि मुकदमों में एक तरह की निश्चितता भी बनी रहे, या न्याय के लिए लचीलापन ज्यादा जरूरी है? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद हमेशा बहस चलती रहेगी।